लेट्स डू डायरेक्ट टैक्स लॉज। तो ये पेजेस जो आप देख रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंट आउट ले लिए और अपने नोट्स बना लीजिए। ओके, हाय गाइस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्सेस। बीकॉम फाइनल का ये एक आपका सब्जेक्ट है, राइट? तो डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इनकम टैक्स, जो कि आपके कोर्स में है, राइट? तो इसके बारे में मैं आपको आज बेसिक नॉलेज दूंगी, एंड इफ यू विल अंडरस्टैंड वेल आई विल कीप ऑन डूइंग, आई कीप ऑन मेकिंग द नोट्स, आई बी सेंडिंग यू ऑन यूट्यूब, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। हम करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस हैं तो वो बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की और इनडायरेक्ट टैक्सेस की। सबसे पहले टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। जो डायरेक्टली इनकम पे या वेल्थ पे लगते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स, ओके? और जो इनडायरेक्टली लगते हैं, जैसे सपोज इफ़ यू बाय सपोज अ सोप फ्रॉम मार्केट, ठीक है, उस पे MRP आपको मिल रहा है ₹20। अब वहाँ पे जो कॉस्ट है वो 20 नहीं होता, उसमें टैक्स या जो भी एक्साइज ड्यूटी या जो भी टैक्स है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स, ओके? तो हमारे कॉन्सेप्ट में आता है डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स। तो इसके बारे में करते हैं। तो जो टैक्स है वो जो डायरेक्टली इनकम पे लेवी किया जाता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और मैंने एग्जाम्पल दे दी हमारा इनकम टैक्स, ओके? अब ये जो इनकम टैक्स है ना, इसकी प्रोविजंस जो इंडिया में गवर्न होती है कौन से एक्ट के लिए? द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस पे यानी कि ये जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स की, जो असेसमेंट की जाती है, वट एवर, दिस इज गवर्नड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड स्पेशली इनकम टैक्स रूल्स 1962 and related notifications and circulars plus amendments and plus related जो इनके लॉज होते हैं, ओके? तो और भी बहुत कुछ है डिटेल में, बट आपके लिए इतना जानना काफ़ी, बिकॉज वंस यू कम टू नो द प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल पोर्शन अपने आप कवर हो जाता है। सो डोंट पुट अ स्ट्रेस बेसिकली ऑन थियोरी, बेसिक चीज़ें समझिए, उसके बाद यू डू द प्रैक्टिकल वर्क, तो थियोरी अपने आप बन जाती है। डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट मी व्हाट आई से। अच्छा, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी कि इनकम टैक्स की प्रोविजंस कौन गवर्न करता है। अब बेसिक इसमें आता है पर्सन। पर्सन क्या होता है? इसका जो सेक्शन है 2 है, सब सेक्शन है 31, राइट? अब सेक्शन क्या है, इसमें क्या कुछ आता है, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। लर्न करने बैठे तो क्रैमिंग ही करते रहोगे। इट्स बेटर टू अवॉइड राइट नाउ, पहले सारा प्रैक्टिकल खत्म हो जाए, तब वो अपने आप ही आ जाता है, ठीक है? तो मैं जनरल बता देती हूँ, वाइडर टर्म तो ये है ही है, बट इन जनरल हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं इनमें। बेसिकली ये लिस्ट आपके माइंड में होनी चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज देम रिपीटेडली, इन द प्रैक्टिकल वर्क। तो हमारे पर्सन में कौन कौन आता है? एक तो इंडिविजुअल्स आते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जैसे HUF बोल देते हैं उनको। फर्म्स हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जिनको इन जनरल कंपनी बोल दिया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटीज, एनी अदर पर्सन रिकग्नाइज्ड एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो आप ये लिस्ट को अपने माइंड में अच्छी तरह से भर लीजिए, बार बार बोल के, क्योंकि वी आर गोना यूज देम सो मच इन आवर प्रैक्टिकल वर्क। तो आगे करते हैं। टैक्स के बारे में एक पॉइंट छूट गया था जो मैं बताना चाहती हूँ कि एट प्रेजेंट आजकल क्या हो रहा है, जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होती है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो कंट्रोल कौन करता है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करता है। देयर बाय उसके बाद वो किसके कंट्रोल में आता है? कंट्रोल बाय रेवेन्यूज। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट, कर लेना, ठीक है? अच्छा, हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है इनकम का, राइट? इनकम, इसका सेक्शन मैंने बता दिया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। अगेन इट्स अ बिग लिस्ट, तो हम इसमें बेसिक चीज करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम लिए कुछ हेड्स ऑफ इनकम है जो मैं आपको बता देती हूँ। डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है जहाँ से मतलब जो हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम बनते हैं। सबसे पहले हेड आता है incomes from salaries, okay? Next is incomes from house property, incomes from profits and gains, कहाँ से? From business and profession, then incomes under the head capital gains, then income from other sources. हमारे ये वाले heads हैं 5, इनके अंडर हम कहीं ना कहीं हर इनकम को कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो जब इन सारे हेड्स के अंदर जो इनकम है उनका जब हम टोटल करते हैं, एग्रीगेट
कर लेते हैं ना और कोई भी डिडक्शन नहीं देते स्टार्टिंग फ्रॉम ATC अंडर सेक्शन, US मीन्स अंडर सेक्शन ATC से लेके ATU तक कोई डिडक्शन नहीं देते हैं और एग्रीगेट कर लेते हैं इन सब हेड्स के अंदर की इनकम को, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, तो उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट टोटल इनकम का कि अगर ग्रॉस टोटल इनकम में से हम सारी डिडक्शंस निकाल दें अंडर सेक्शन ATC टू ATU तो वो क्या आ जाएगी, टोटल इनकम। ठीक है, तो हमें GTI में से ये टोटल इनकम को फाइंड आउट करना होता है इसको। ओके, माइनस करना होता है डिडक्शंस को, आई एम सॉरी फॉर दैट। ग्रॉस टोटल इनकम में से ये हमने डिडक्शंस को ATC टू ATU करना है तो टोटल इनकम निकल आएगी। उसके बाद क्या करेंगे, यू विल कम टू नो, सब कुछ हमने डिटेल में आगे करना है, राइट। नेक्स्ट है असेसी। असेसी कौन होता है, ऑब्वियसली किसी भी लॉ के अंडर असेसी कौन होता है, वही जो हमारा विक्टिम होगा जिससे हमने टैक्स लेना है, ठीक है ना। तो असेसी कौन होगा, असेसी मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखना आपको रट जाएगा, मैं बार बार बोलूंगी तो, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स डीम्ड असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी तो वो है ही है जिससे हमने टैक्स लेना है, ठीक है। डीम्ड असेसी हो सकता है कि जैसे कोई पर्सन असेसी था, उसकी डेथ हो गई है और उसके जो लीगल एयर्स होते हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसके बिहाफ पे, उस पर्सन जो हुज डिसीज, उसके बिहाफ पे जब असेसमेंट करवाते हैं तो उनको हम डीम्ड असेसी बोल देते हैं, ठीक है। असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब होता है जिसने कोई टैक्स वगैरह ना पे किया हो, कोई पेनाल्टी लगी हो, व्हाटएवर। तो असेसी के केस में ये सब लोग आते हैं, नॉर्मल असेसी, देन डीम्ड असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट, राइट। नेक्स्ट इज असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या है, टैक्स को फाइंड आउट करना, डिटरमिन करना, ठीक है। अब क्या है कि जब हम किसी असेसी की इनकम को डिटरमिन करते हैं, हम नहीं, असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, हम तो जनरल सारे पर्टिकुलर्स दे देते हैं। तो जब ये असेसिंग ऑफिसर डिटरमिन करता है ना असेसी की इनकम को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट, राइट। उसके बाद इसको हम इंक्लूड करेंगे, इसमें हम रीअसेसमेंट को भी। जैसे किसी की असेसमेंट पहले हुई, कुछ गड़बड़ हो गई तो दोबारा उसकी असेसमेंट होती, तो इट मीन्स दिस टर्म असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट ऑल्सो, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज असेसमेंट ईयर। अब इसका सेक्शन भी है, सेक्शन देख लेना, आपको लर्न हो, ठीक है। वैसे तो सिंपल साथ साथ करोगे तो इजी आपके लिए, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर होता क्या है, आई टेल यू। असेसमेंट ईयर जो होता है वो 12 मंथ्स का पीरियड होता है एक, ठीक है, जो हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर और एंड कब होगा, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, पीरियड है 12 मंथ्स का, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल और कहाँ तक जाएगा, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जैसे हम करंट असेसमेंट ईयर की बात करते हैं, 2022 चल रहा है, राइट। तो अगर ये असेसमेंट ईयर है तो इट स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 और कब तक जाएगा, विल गो टिल ऑन 31 मार्च 2023। अगर हम करंट ईयर की बात करते हैं, ये असेसमेंट ईयर है, यानी इस साल में हम इनकम को असेस करेंगे। कौन सी इनकम को, उससे पिछले साल की, प्रीसीडिंग ईयर की। तो इसका मतलब कौन से साल की हम इनकम को इस साल में, असेसमेंट साल में, असेसमेंट ईयर में असेस करेंगे, ठीक है। वो कैसे बनेगा, जैसे मैं सपोज इस असेसमेंट ईयर की बात कर रही हूँ जो मैंने अभी बताया, उसका प्रीवियस ईयर क्या बनेगा, that is starting from 1 April 2021 to 31 March 2022, ठीक है। यानी इस पीरियड में जो इनकम अर्न की गई है वो असेसमेंट ईयर यानी 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 में असेस की जाएगी और टैक्सेबल बनेगी। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ आई कि असेसमेंट ईयर क्या है। और ये भी मैं बता देती हूँ प्रीवियस ईयर क्या। असेसमेंट ईयर तो आपको क्लियर हो गया। अब प्रीवियस ईयर क्या हो गया कि वो ईयर है जिसमें इनकम अर्न की गई है, ठीक है ना, और उसकी जो असेसमेंट होगी नेक्स्ट ईयर में होगी। सो ईयर इन विच इनकम्स आर अर्नड इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, विच इज असेस्ड एंड टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर। यही मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। दैट इज द फॉलोइंग ईयर। इसका मतलब क्या है, असेसमेंट ईयर फॉलो करता है किसको, प्रीवियस ईयर को। प्रीवियस ईयर में अर्न की जाती है इनकम और असेस की जाती है फॉलोइंग ईयर यानी असेसमेंट ईयर में। ओके, सो इसका मतलब
प्रीवियस ईयर ऑफ करंट असेसमेंट ईयर, हमारा जो करंट असेसमेंट ईयर है वो क्या है वो आपको मैंने बता दिया है। उसका प्रीवियस ईयर फिर क्या बन रहा है, 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। समझ आ गई असेसमेंट ईयर के बारे में और प्रीवियस ईयर के बारे में। दोनों ही 12 मंथ्स के होते हैं। प्रीवियस ईयर पहले आता है जिसमें इनकम अर्न की जाती है, और जब असेस किया जाता है नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ द असेसमेंट ईयर। अंडरस्टूड नाउ? तो ये तो थे बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, एक लाइक दे देना, कमेंट चाहे ना करना, ताकि मेरे को पता चल जाए आपको समझ आई है कि नहीं, या समथिंग न्यू यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। ओके, ओके, बाय, सी या।